हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2024 की आंसर राइटिंग के लिए पेपर 5 और 6 और साथ ही साथ ये 2024 के साथ साथ जो एस्पिरेंट 2025 का भी प्रीलिम्स और मेंस देना चाहते हैं तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं। और इस क्लास में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हम यूपी स्पेशल के पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि कितना इंट्रो लिखना चाहिए, कैसे मेन बॉडी को प्रेजेंट करना चाहिए, क्वेश्चन की क्या डिमांड होती है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। ये सभी चीजें आप यहाँ पर हमारे साथ सीख सकते हैं। अगर आप इसके पेड बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि आपका यूपी पीसीएस मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। और इसमें यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो मेरी टीम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करा देगी। हालांकि डिटेल आपके सामने लिखी हुई भी है, आप इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं और सारे के सारे पेमेंट प्रोसेस को करने के बाद आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डे 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, जो कि हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि काफी कुछ इंप्रूवमेंट है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ गलतियां भी हैं जिनको सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई नहीं, पेशेंस रखिए। धीरे धीरे जैसे ही आप एक सही डायरेक्शन में आंसर लिखना शुरू कर देंगे, 10-12 आंसर लिखने के बाद जो कमियां हैं उन पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपका आंसर बेहतर होता चला जाएगा। मैंने बेहतर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि देखिए, मेंस आंसर राइटिंग में कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप टॉपर को भी कहेंगे या फिर एक फेलियर बच्चे का जिसका सिलेक्शन मेंस में लास्ट नंबर के बाद नहीं हो पाया, या फिर एग्जामिनर को भी कहेंगे, तो उनके पास भी कोई प्रमाणिकता नहीं होती है कि हाँ कोई परफेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन बेस्ट आंसर होने की चांसेस पूरे होते हैं और वो प्रैक्टिस से ही होता है। टॉपिक पे आते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन कीजिए और उनकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अब प्रमुख बात क्या पूछा जा रहा है कि भैया एक तो लोक नृत्य के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पहले तो लोक नृत्य के कुछ नामों को इंडिकेट कर देना चाहिए कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि ब्रज क्षेत्र में होते हैं बहुत सारे लोक नृत्य, चरकुला हो गया, झूला हो गया, रासलीला हो गया, या फिर बुंदेलखंड के बहुत सारे ख्याल, सहरा, घोड़ा नृत्य होते हैं, ये सभी होते हैं। इसी तरीके से आप पूर्वांचल के लिख सकते हैं, मिर्जापुर के लिख सकते हैं, या अवध क्षेत्र के लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग जो लोक नृत्य हैं, पहला प्रश्न का डिमांड तो ये हो गया कि भाई प्रमुख लोक नृत्य कौन है और साथ ही साथ उनकी विशेषताएं क्या है। अर्थात यहां पर आपको हर एक लोक नृत्य के बारे में 1 से 2 लाइन को ऐड करना होगा कि भैया ये अगर कोई लोक नृत्य होता है तो इसके पीछे क्या प्रमुख वजह होती है या इसमें क्या क्या चीजों का वर्णन किया जाता है। दैट्स क्लियर। और जब भी आपको मेरे दोस्त 200 शब्द सीमा दिख जाए तो उसमें 2-3 चीजें पहले से ही माइंडसेट क्लियर रख लो। कैसा? अगर एक ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी कॉपी को लिखते हो मेंस एग्जाम हॉल में, अगर आप मेंस एग्जाम हॉल में लिखते हो तो एक लाइन में आप मैक्सिमम जो लिखते हो लगभग मान के चलो कि 8 से 9 वर्ड भी लिख सकते हो। कोई कोई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो 7 से 8 वर्ड लिखते हैं। अगर थोड़ा दूर करके लिखोगे तो 7 से 8 वर्ड आएंगे और अगर थोड़ा नजदीक करके लिखोगे तो 8 से 9 वर्ड आएंगे। कुल मिला के मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि हमें दूर लिखना है कि पास, मुद्दा ये होना चाहिए कि हमें साफ लिखना है, स्वच्छ लिखना है, जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसकी एज दोस्तों 50 प्लस होगी और वो ऑलरेडी चश्मा लगाया रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपकी कॉपी चेक करने में। अगर उसको थोड़ी भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है राइटिंग को समझने में, चीजों को कंसाइज करने में, तो वो तुरंत माइंड मेकअप कर लेता है कि यार ये बच्चे ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया है। तो आपने एफर्ट कितना भी किया हो, अगर वो खुश नहीं हुआ ना कॉपी चेक करते समय, बहुत उसको पजल्ड हुआ, बहुत परेशान हुआ, तो आपकी सारी मेहनत को बेकार कर देगा कम नंबर देके। इसीलिए कोशिश करो कि हमेशा साफ और सुंदर लिखने की प्रयास करो, दूर दूर थोड़ा सा लिखो। ठीक है। जैसे ही अगर आपको ये दिखता है 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो 2 चीजें क्लियर कर लो। पहली चीज कि इंट्रो हमेशा, मैंने हमेशा से कहा कि 20 से 22 वर्ड का होना चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि 200 शब्दों का प्रश्न है तो आप इसमें इंट्रो के लिए कम से कम 25 से 30 शब्दों की संभावना रख सकते हो, इवन कि 32 शब्दों तक भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब हो गया कि यहां पे आप 3 से लेके 4 लाइनों का एक इंट्रो लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे आपके पास एक जगह है कि आप मेन बॉडी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर मैं मान के चलूं कि 30 वर्ड लगभग आप इसमें देते हो और कंक्लूजन में भी अगर आप 25 से 30 वर्ड के आसपास जाते हो तो मैक्सिमम आपने क्या किया, 50 से 60 शब्द या 65 शब्द तक अगर आप देखोगे तो आपने इंट्रो और कंक्लूजन इन दोनों पे यूज कर लिया। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास लगभग 140 शब्द बचे हैं जिसमें आपको मेन बॉडी को अच्छे से प्रेजेंट करना है। इसका मतलब हो गया, देखो मेन चीज क्या है कि आपको पहले इंट्रो, कंक्लूजन और मेन बॉडी में डिवाइड करना आना चाहिए कि हमें कितना लिखना है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ के आए हो घर से, कोई बात नहीं, सब चीज जानते हो, और आपके बगल में जो बैठ के एग्जाम हॉल में लिख रहा होगा उसे भी सब चीजें पता होंगी।
ठीक है, लेकिन सीखना यही है। तो इंट्रो की अगर हम बात करेंगे तो इंट्रो मान के चलते हैं कि भैया यहां पे कम से कम हम 3 से 4 लाइन ले सकते हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहां पर भी हम लगभग 3 से 4 लाइन ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां तक अगर आपने 60 वर्डों को लगभग प्रयोग कर लिया, 60 से 70 शब्द चलिए मान लेते हैं, तो अभी भी आपके पास लगभग 130 से लेकर 140 शब्द ऐसे जो मेन बॉडी को प्रेजेंट कर सकते हो। और इसके लिए ऑन एन एवरेज अगर आप एक लाइन में 7 से 8 वर्ड या 8 से 9 वर्ड भी लिख रहे हो तो भी आप कम से कम 15 से 16 लाइनों में प्रेजेंट कर सकते हो मेन बॉडी को। 15 से 16 लाइनें, ये चीज अगर आप पहले से फ्रेमिंग करके चलोगे ना, इसी को कहते हैं आंसर राइटिंग का मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया और लिखना शुरू कर दिया, फिर पता चला यार इंट्रो ज्यादा हो गया तो मेन बॉडी कम हो गई, मेन बॉडी ज्यादा हो गई तो कंक्लूजन के लिए जगह नहीं बची। ये सब चीजें पहले से ही दिमाग में क्रिएट करनी पड़ती है। मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, आंसर राइटिंग का टाइम के साथ मैनेजमेंट सीखना, ये चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है। तो चलो यहां तक चीजें आपने सीख ली। अब हम चलते हैं अपने इंट्रो पे। हालांकि वहां पे आपको हेडिंग नहीं लिखनी होती है, एग्जाम हॉल में बस डायरेक्टली शुरू कर देना होता है। यहां मैं आपको बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब प्रश्न में देखो, ध्यान से समझो। प्रश्न क्या है दोस्तों, अगर लोक नृत्य पे पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो इंट्रो होना चाहिए लोक नृत्य के आसपास घूमता फिरता होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ने इंट्रो लिखा, मैंने देखा 6-7 बच्चों ने कॉपी लिखी है। कुछ बच्चों के इंट्रो अच्छे खासे इंप्रेसिव थे, लेकिन कुछ बच्चों के एवरेज इंट्रो थे। और एक आध कॉपी ऐसी थी जो क्वेश्चन की डिमांड के बियॉन्ड, यानी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में। क्वेश्चन अगर उत्तर दिशा में पूछा जा रहा है तो इंट्रो आ रहा है दक्षिण दिशा में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चलो मैं यहाँ पे आपको 2 इंट्रो लिख के दिखाता हूँ, हो सकता है एक आध इंट्रो आपको पसंद भी आ जाए या एक आध भी ना पसंद आए, क्योंकि मैंने फिर वही कहा कि आंसर राइटिंग कोई परफेक्ट नहीं होती, जितना बेहतर करने का प्रयास किया जा सके। देखिए यहां पर अगर मैं इंट्रो नंबर 1 लिखता हूं तो इंट्रो में प्रॉपर लिख देता हूं कि क्षेत्र विशेष, जैसे मैंने एक इंट्रो बनाया है, क्षेत्र विशेष के लोगों के, ध्यान समझना, क्षेत्र विशेष के लोगों के मनोभाव, क्या लिखा, मनोभाव को प्रदर्शित करने की कला, प्रदर्शित करने की कला को लोक नृत्य कहते हैं। अब राइटिंग पे भी मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि डिजिटल टैब पे लिखने पे क्या होता है, थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाती है। लोक नृत्य कहते हैं, ये मैंने एक लाइन लिख दी, मतलब आपके 2 लाइनें, कि क्षेत्र विशेष के लोगों के मनोभाव को प्रदर्शित करने की कला को लोक नृत्य कहते हैं। अब यहां पे मुझे लगता है कि सर ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देना चाहिए। किसको, मनोभाव को। हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, मन के भाव। और मन के भाव कैसे होते हैं, अगर हम लोक नृत्य कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं खुशी में कर रहे हैं, हमारे अंदर एक प्रशंसा आ रही है, हमारे अंदर एक जो है कि क्या कहते हैं, उत्तेजक अवस्था है। कहने का मतलब हो गया कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर प्रसन्न है, चाहे वो क्षेत्रीय। तो और ध्यान देना, क्षेत्र विशेष वर्ड यूज किया गया है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे यूपी का एक जैसा लोक नृत्य होता है। क्षेत्र विशेष, अवध के लोग अलग तरीके से खुश होते हैं, बुंदेलखंड के लोग अलग तरीके से, पूर्वांचल के लोग अलग तरीके से होते हैं। तो क्षेत्र विशेष शब्द हो गया, मनोभाव भी हो गया, इनको प्रदर्शित करने की कला को हम लोक नृत्य कहते हैं। सामान्यतः अगर आप देखोगे तो जिसमें हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि 3 से 4 लाइन तक मैं जा सकता हूं, 200 शब्दों का है, तो इंट्रो को और बेहतर किया जा सकता है। देखो सारी चीजें शब्द सीमा से ही निर्धारित होती है। अगर आपका 125 शब्दों का प्रश्न है तो आप 4 लाइनों का इंट्रो नहीं लिख सकते, फिर आपके पास शब्द सीमा भी कम हो जाएगी, साथ ही साथ आपका इंट्रो में ज्यादा समय चला जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जिसमें क्षेत्रीय भाषा संस्कृति, जिसमें क्षेत्रीय भाषा संस्कृति, मतलब क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। क्या लिख दिया मैंने, लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अब यहां पे अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर को हाईलाइट कराना चाहिए तो आप क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्या हुआ, एग्जामिनर की नजर पड़ गई कि भैया इंट्रो जो बच्चे ने लिखा है इसमें बाकायदा उसने लोक नृत्य को कनेक्ट करते हुए, कि लोक नृत्य तो भाई लोकल लेवल पर होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे होते हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया क्षेत्र विशेष के लोगों के मनोभाव को प्रदर्शित करने की कला को लोक नृत्य कहते हैं, जिसमें क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये तो एक अमूर्त भाषा वाला शब्द हो गया। बिल्कुल, अमूर्त भाषा वाला अगर शब्द होता भी है तो मैंने कहीं ना कहीं लोक नृत्य की व्याख्या कर दी है, एक तरीके से परिभाषा लिख दिया। और परिभाषा में कभी भी फैक्ट नहीं होता, मुख्य रूप से अमूर्त बातें होती हैं, लेकिन उसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया था। समझ में आ गया, एक इंट्रो ये हो गया। दूसरा इंट्रो अगर मैं लिखना चाहूं तो फैक्ट के साथ शुरू कर सकता हूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, ध्यान समझना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोक नृत्य के संरक्षण एवं संवर्धन,
संरक्षण एवं संवर्धन, ध्यान से समझिएगा, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 1963 में ये फैक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई, ठीक है। एक ये इंट्रो हो सकता है। अब यहां पर क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि सर संगीत नाटक अकादमी तो क्यों संगीत का संरक्षण करती होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, त्योहार हो गया, ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भी हम लोक नृत्य करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि हम क्षेत्रीय संगीत गीतों का प्रयोग करते, संगीतों का प्रयोग करते, तो कहीं ना कहीं संगीत नाटक अकादमी में केवल संगीत का ही संरक्षण नहीं होता, बल्कि लोक नृत्य का होता है, संगीत का होता है, कजरी वगैरह, इन सभी का संरक्षण किया जाता है। तो हमने एक फैक्ट के साथ भी शुरू कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोक नृत्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। यहां पे आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा इंट्रो छोटा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, 2-2.5 लाइन का भी चलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर मेरा इंट्रो थोड़ा सा छोटा या कम है, तो आप इसमें 1-2 लाइनें और ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1-2 लोक नृत्य का नाम लिख दीजिए, या सेम वही लाइन उठा दो ना, सेम यही लाइन उठा दो कि इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आप क्या देखोगे कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो जिसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषा और संस्कृतियों का संरक्षण भी किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है। कभी भी इसमें रॉकेट साइंस लगाने का कोशिश मत करो कि बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला लिखने का प्रयास करें, और उस चक्कर में क्या होता है, आंसर राइटिंग आप शुरू ही नहीं कर पाते। देखो वीडियो जरूर आधे घंटे की होगी, लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे केवल ये नहीं है कि बस आया और उत्तर लिख के दे दिया, मॉडल आंसर करना नहीं है। मॉडल आंसर के साथ आपके साथ क्या कमियां हो रही हैं उस पर भी ध्यान देने वाली बात है, और साथ ही साथ क्या एक बेहतर हो सकता है आंसर राइटिंग, ये भी चीजें बताना मेरा पहला उद्देश्य है। तो वीडियो भले आधे घंटे का हो जाए, उसमें इरिटेट नहीं होना है। जिससे मैंने अभी कल एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें पहले क्वेश्चन पे हमने किया था, काफी अच्छा जो है कि रिस्पॉन्स रहा, उस पर आप लोगों ने पसंद भी किया। इसी तरीके से आपको मेन उद्देश्य होना चाहिए सीखने का। अब चलते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेन बॉडी में सर कह रहा है कि लोक नृत्य के बारे में बताना है और उनकी विशेषता। तो क्यों ना हम पहले एक डायग्राम बना के लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, मैंने देखा कि कॉपी में कुछ बच्चों ने उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाया, मैप बनाया, और उसमें जगह जगह जो है कि इंडिकेट कर दिया। मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूंगा। मैंने पहले आंसर में कहा था कि यूपी के मैप का प्रयोग करना सीखिए, लेकिन यहां पर एक और आपको मैं ज्ञान की बात बता दूं कि प्रयोग करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आपको हर जगह प्रयोग करना चाहिए। कोशिश तो ये करनी चाहिए आपको कि अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति से संबंधित है, भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति को दिखाने के लिए हमें मैप का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे पहले प्रश्न में मैंने पूछा था कि कुछ प्रमुख बौद्ध स्थलों की चर्चा कीजिए, तो जो स्थल थे वो ज्योग्राफी से संबंधित थे, लेकिन यहां पे लोक नृत्य की बात की जा रही है जो कि एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है जिसको हम बस महसूस कर सकते हैं। हम छू नहीं सकते, हम बस देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर उस चीज को आत्मसात कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में मैप का ना भी प्रयोग करो तो चलेगा। ऐसी चीजों में आपको डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? डायग्राम का। तो समझ में आ रही है, क्योंकि एग्जामिनर कभी नहीं कह रहा है मेरे भाई कि आपको मैप बनाना है, और अगर ये आदत आपने सीख ली ना तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा कि आप क्वेश्चन पेपर जब यूपी स्पेशल करोगे तो 20 प्रश्न आपके यूपी से संबंधित है, आप उसमें से क्या करोगे, हर प्रश्न में लगोगे मैप बनाने। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक करेगा। एग्जामिनर को लगेगा इसको और कुछ नहीं आता है, केवल और केवल उत्तर प्रदेश का मैप रट रखा है, हर जगह इसको पेस्ट कर रहा है। यानी एक ही चीज को बार बार पूरी कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं टोटल नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। भाई आपको भी अगर एक ही चीज आपको दी जाए, सुबह शाम दोपहर रात, रोज आपको करेले का जूस, आप इरिटेट होगे कि नहीं होगे? बिल्कुल हो जाओगे। घर में भी झगड़ा करने लगोगे कि नहीं मुझे करेले का जूस ही मिल रहा सुबह शाम, अरे कुछ और भी दे दो। इसका मतलब है सेम एग्जामिनर भी यही चीज चाहता है। आपको अगर 20 क्वेश्चन मिले हैं तो मैं कहता हूं 20 क्वेश्चन में से आप 6 से 7 प्रश्नों में यूज करना सीख लो, लेकिन बाकी प्रश्नों में आप डायग्राम का प्रयोग करो, फ्लो चार्ट का प्रयोग करो, ठीक है, क्रोनोलॉजी को प्रयोग करो, इस तरीके से। अच्छा, मैप का प्रयोग कहां करना? जहां पे भौगोलिक स्थिति समझ पूछे, जैसे मृदा के बारे में पूछ ले, स्थल के बारे में पूछ ले, जलवायु के बारे में पूछ ले, वर्षा ऋतु के बारे में पूछे, वर्षा प्रतिरूप के बारे में पूछे, फसलों के बारे में पूछे, तो जो आपकी भौगोलिक स्थिति से चीजें ज्यादा संबंधित होती हैं उस पे हमें मैप का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि जिन्होंने मैप का प्रयोग किया है कोई गलत नहीं किया, लेकिन
ये आदत आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे मैप का प्रयोग कहाँ करना है, हर जगह नहीं करना है जो है कि, ठीक है, ये चीज पहले सीख लो। अब आप कहोगे सर कभी तो कहते हो आपकी मैप का प्रयोग करो, कभी कहते हो नहीं करो, तो मेरे कहने और ना कहने से नहीं करना है। मेरा उद्देश्य है कि आपको प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग समझाना कि कहाँ पे मैप का प्रयोग किया जाएगा। तो चलते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी हमारी कह रही है भैया कि लोक नृत्य पहले बता दो और उसके बाद उसकी विशेषता बता दो। लोक नृत्य की मैंने व्याख्या बता दी 2 इंट्रोडक्शन में। विशेषता का मतलब हो गया कि जो नृत्य हैं उन्हीं के बारे में एक एक 2 लाइन बतानी है। तो चलो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब आपके पास डायग्राम का तरीका क्या है, आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो। मान लेते हैं जैसे एक आपने लिख दिया कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से बना सकते हो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, और इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। यहां पे आपको अगर इंडिकेट करना है तो आपने लिख दिया थोड़ा सा ब्रज क्षेत्र, ठीक है, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हो गया, या फिर आपने यहां पे क्या लिख दिया, बुंदेलखंड क्षेत्र का हो गया, ठीक है। ये बस समझने के लिए है आपको, बाकी मैं इसको पूरा का पूरा नहीं कराऊंगा कि आंसर राइटिंग पूरी लिखवाऊं, क्योंकि वो तो फिर रटने वाला होगा। मेन है आपको समझना। पूर्वांचल का लिख सकते हो, और थोड़ा बहुत आपको लिखना है तो अवध क्षेत्र का लिख सकते हो, अवध क्षेत्र का लिख सकते हो। इस तरीके से 4 हो गया। अब इनके नीचे नीचे आपको क्या करना है, नंबर 1 ऐसे करके आपने लिख देना है कि नंबर 1 में जैसे ब्रज क्षेत्र में कौन सा था, सबसे फेमस है दोस्तों चरकुला, ठीक है। नंबर 2 में कौन सा होता है, मयूर नृत्य होता है, मयूर नृत्य, इसको पूरा लिख दो, ठीक है, मयूर नृत्य हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, रास नृत्य हो गया। फिर चौथा कौन सा हो गया, झूला हो गया। अभी मैं आगे और बताऊंगा दूसरे डायग्राम को भी। दूसरा अगर हम बुंदेलखंड में देखें तो यहाँ पे कौन सा आता है, सैरा नृत्य आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ का सबसे फेमस है घोड़ा नृत्य। तीसरा यहाँ का एक और फेमस है जिसको हम लोग पाई डंडा कहते हैं, ठीक है। तो लगभग मान के चलो, क्योंकि 200 वर्डों में अगर प्रश्न लिखना तो भैया 4-4 5-5 तो आपको याद होने चाहिए। एक आध और आता है इसमें, जैसे कार्तिक नृत्य होता है यहाँ का, बहुत फेमस होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने 4-4 दे दिए। पूर्वांचल में भी क्या करूंगा मैं, पूर्वांचल में भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया पहले नंबर को धोबिया, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, पूर्वांचल का धोबिया हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो नटवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है नटवरी। तीसरा अगर हम देखते हैं तो चौरसिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट वाले हैं जिनको आपको याद रखना है। और धीवर जो कहारों के द्वारा किया था, धीवर हो गया। अवध क्षेत्र में अगर आप आओगे तो अवध में क्या होता है, पहला लिख दिया। अच्छा, इस जगह पे कुछ नहीं लिखना होता दोस्तों, इस लाइन से बाहर नहीं जाना है। हालांकि मैं तो डिजिटल पैड यूज कर रहा हूं तो इस पे प्रॉपर नहीं लिख पा रहा हूं, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं। आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है जोगिनी, ठीक है। दूसरा ये हो गया कालाबाजी, कलाबाजी जिसको हम लोग कहते हैं, कलाबाजी दिखाना। तीसरा आप देख सकते हो ढेड़िया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के लोक नृत्य हो गए। एक डायग्राम का तरीका तो ये है, तो ये भी तरीका अच्छा है दोस्तों, इसमें कोई गलत नहीं है। एग्जामिनर को पहली नजर में दिख जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया है। बुंदेलखंड का अलग कर दिया, ब्रज का अलग कर दिया, पूर्वांचल का अलग और अवध का अलग। लेकिन एक और डायग्राम हम बना सकते हैं सर्कल के पैटर्न में। सर्कल के पैटर्न में क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं, हालांकि यहां तो सर्कल पूरा गोल बन जाएगा मुझे पता है, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो यूज किया जा रहा है पैड को। अब यहां पे क्या करना है, आपको छोटा छोटा करके लिख देना है अंदर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। देखो इंप्रेसिव बनाओगे अपनी आंसर राइटिंग को तो नो डाउट आपको बाकी कैंडिडेट से 1-2 नंबर ज्यादा मिल जाएगा। ये चीज आपको देखनी होगी। अब यहां पे क्या है, आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे ले लिया, 1 मिनट, एक आपने ऐसे ले लिया इस तरीके से, एक आपने ऐसे ले लिया इस तरीके से, एक आपने ऐसे कर दिया, 4, ये हो गया आपका 4 पॉइंट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पे क्या करो, हम इसी चीज को फॉर एग्जांपल ऐसे करके हमने लिख दिया बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड हो गया। अब इस बुंदेलखंड में आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 4 नृत्यों के नाम लिख देने, जो भी आपने नृत्य पढ़ा, जैसे झूला नृत्य हो गया, आपका झूला नृत्य नहीं, झूला नहीं होगा, सहरा होगा, ये तो ब्रज क्षेत्र में होता है, सहरा हो गया, कार्तिक हो गया। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रज क्षेत्र का हो गया भैया, क्या हो गया, ब्रज क्षेत्र का ऐसे किया। और ब्रज क्षेत्र में भी आप इस तरीके से ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4 अलग अलग लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमने अवध क्षेत्र का लिख दिया, हालांकि ये तो जगह कम थी, आप इसको थोड़ा और ऊपर बनाओगे तो अवध क्षेत्र में भी यहाँ नीचे लिख सकते हो, चाहे साइड में लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप आए तो सर पूर्वांचल हमने लिख दिया, पूर्वांचल को बॉक्स किया, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो कितना ओपन दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा एग्जामिनर को कि हाँ मेरी चश्मे को ऊपर नीचे करने का जोर कम पड़ रहा। बच्चे ने बड़ा आराम से लिखा, मुझे दूर से ही दिख रहा है।
अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एग्जामिनर को खुश करना है कि सर हमने जो प्रेजेंट किया इतना बेहतर किया कि आपको कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं हो रही, कंटेंट क्वालिटी अच्छी है, मैटर अच्छा लिखा है, आप देख लीजिए। तो ये हो गया डायग्राम। अच्छा, इसको ऐसा भी नहीं है कि पूरे एक पेज में बनाना है, कोशिश करनी है आपको कि अगर मान लो ये आपके पास एक पेज है तो कोशिश ये करनी कि इतने ही क्षेत्र में पूरा डायग्राम प्रॉपर तरीके से आ जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो। ऐसा ना हो कि पूरा पेज ही आप उसमें यूज कर ले रहे हो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं आगे, हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न पे दोबारा आते हैं दोस्तों। हमसे क्या पूछा गया है कि उनकी विशेषताएं बताएं मेरे भाई। तो ठीक है, अब हम एक एक करके उठाएंगे। जैसे मान लेते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं, अगर आपने सबसे पहले डायग्राम में किसको दिया है, वृत्त क्षेत्र को दिया है, तो वृत्त क्षेत्र को हम उठाएंगे। ठीक है, हमने लिख दिया वृत्त क्षेत्र के लोक नृत्य। अब यहां पे ये बिल्कुल मत सोचना कि सर ये तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, नहीं। यहां पे पहले नंबर पे हमने देखा वृत्त क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं चरकुला। ठीक है, चरकुला हो गया। अब चरकुला में आपको क्या करना है, 2-3 पॉइंट आपको लिखना है। जैसे घड़ा नृत्य होता है तो इसमें आप लिख दोगे कि वृत्त क्षेत्र में राधा के जन्म के समय इसका आयोजन होता है, यानी राधा के जन्म के समय इसका आयोजन होता है। दूसरा पॉइंट यहां पे इसी तरीके से लिखना है, छोटे छोटे। जैसे इसी में इसकी एक मुख्य विशेषता लिख सकते हो कि लकड़ी के पहिए पर लगभग 108 जो क्या होते हैं, 108 दीप रखे जाते हैं जला के, और उसको महिलाएं क्या करती हैं, सिर पर रखती हैं। दोस्तों कहां रखती हैं, सिर पर रखती हैं। तो ये हो गया 2-3 विशेषता। फिर आ जाओ दूसरा, क्योंकि आपको 200 वर्ड्स की लिमिट में ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं लिख सकते हो, और सारे नृत्यों को भी दिखाना है। जैसे मान लो मयूर की बात कर लें। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पे अगर हमने 4-4 दिए तो सर क्या हमें पूरे के पूरे 16 लिखने हैं, नहीं, आप 12 कर दो ना। आप 3-3 ले लो सभी के, किसी के 3 ले लो, किसी के 4 ले लो, किसी के 2 ले लो। अल्टीमेटली आपने यहां प्रेजेंटेशन कर दिया कि सर मैंने 16 लिख दिए, मुझे 16 प्रकार के पता है, लेकिन यहां पे हमारे पास समय सीमा कम होगी, क्योंकि 7 मिनट में हमें प्रश्न को लिखना है, 8 मिनट में, साथ ही साथ हमारे पास जो है कि शब्द सीमा भी होगी। तो इसीलिए यहां पे लिख दिया कि भैया ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पे आधारित होता है। तीसरा, इसी तरीके से हमने लिख दिया, मान लीजिए झूला, चलिए झूले को लिख लेते हैं। तो झूले को भी लिख दिया कि हमने सर ये श्रावण मास में होता है, कब होता है, सावन महीने में, इस तरीके। अब ये एक हो गया। दूसरा आ जाइए, दूसरा आपने कौन सा लिखा है, बुंदेलखंड को लिखा है, तो हम बुंदेलखंड को लिख लेंगे, बुंदेलखंड। इस तरीके से बॉक्स जरूर बनाना, बॉक्स से क्या होगा, आपका अलग एक हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे को यहाँ पे। अब ये फिर से प्रश्न आ गया पहला, जैसे हमने लिख दिया सैरा नृत्य। अब सैरा नृत्य के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है सामने इसके कि ये किसान जब अपनी फसल काटते हैं तो किया जाता है। तो भैया लिख दो, किसान अपनी फसल जब काटते हैं तो जो है कि अपना गाया जाता, लोक नृत्य किया जाता है। दूसरा इसी तरीके से जो यहाँ का फेमस है, पाई डंडा। अच्छा, ये बिल्कुल मत सोचना, दिमाग पे जोर मत लगाना कि सर हम फेमस वाले लिखे हैं, जो एक कॉमन कोई भी लिखो, लेकिन उस क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। अब जैसे ये क्या होता है, अहीरों के द्वारा किया जाता है, जो बुंदेलखंड के यादव या अहीर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो कार्तिक नृत्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कार्तिक नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो कार्तिक नृत्य में आप लिख दो, कार्तिक माह में जो है कि होता है, नर्तकों के द्वारा कृष्ण और गोपी बनकर किया जाता है, ये हो गया। फिर हम आते हैं अगला, पूर्वांचल के क्षेत्र में किसको करेंगे, पूर्वांचल लोक नृत्य, पूर्वांचल लोक नृत्य। फिर एक नंबर पे हम यहीं पे दे देंगे, जैसे धोबिया इंपॉर्टेंट होता है, धोबिया के बारे में यहाँ पे बता देंगे। क्या बताएंगे कि ये धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति धोबी बनता है, दूसरा व्यक्ति गधा बनता है। यही तो इसकी विशेषता होगी ना कि भाई इस नृत्य को हम कैसे पहचानेंगे कि धोबिया, यानी एक धोबी जाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें गधा बनता है और एक धोबी बन जाता है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ का नटवरी दिखा सकते हो। नटवरी में क्या है मुख्य विशेषता, कि अहीर जाति के लोगों के द्वारा होता है, जो अहीरों के द्वारा, और ये जन्माष्टमी पे होता है। कब होता है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे होता है, साथ ही साथ होली के अवसर पे भी होता है। तीसरा आप इसी में दिखा सकते हो, चौरसिया की बात कर लेते हैं। चौरसिया की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने एक जनजाति को भी शामिल कर लिया, जिसमें कहार जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, ये कहार जाति के लोग करते हैं। ये जौनपुर में मुख्य रूप से होता है, कहां पे, जौनपुर में। अब इसी तरीके से मेरे दोस्त अवध क्षेत्र की बात कर लेंगे। देखो राइटिंग पे मत जाओ मेरे भाई, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलो। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य, तो इसमें भी नंबर 1 डाल दिया हमने। अवध क्षेत्र में जोगिनी हो गया, क्या हो गया, जोगिनी नृत्य के बारे में बता दो आप कि भैया ये पुरुष नर्तकों द्वारा महिलाओं का भेष धारण करके रामनवमी की संध्या पे किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, पुरुष ही होते हैं लेकिन वो औरत बनते हैं, कपड़े औरतों के पहनते हैं और उस तरीके से इसका नृत्य करते हैं। दूसरा आप कलाबाजी कह सकते हो,
कि कलाबाजी में नर्तकी जो नर्तक होते हैं वो नकली घोड़े पर बैठ के मोर बाजा वाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं, तो ये 2 भी लिख सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि सर हमने डायग्राम में तो 4 ही बताए जबकि मुझे और आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समय भी आपके पास 7-8 मिनट के अंदर बचा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मेरे पास अभी शब्द सीमा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जनजातियों के द्वारा, या फिर जनजाति न लिख के आप मिर्जापुर सोनभद्र का नाम भी इंडिकेट कर देते हो। मैंने इसलिए मिर्जापुर सोनभद्र की जगह जनजाति वर्ड यूज किया क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वांचल के ही क्षेत्र होते हैं, तो आप इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जनजातियों के द्वारा, क्योंकि मुख्य क्षेत्र में इनमें जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, जनजातियों का, जैसे कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कजरी, ठीक है, कजरी हो गया। तीसरा आप इसमें लिख सकते हो चौलर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे जरा एक बार गौर करो, कितने पेज भरे, 2 पेज भरे हैं, लेकिन देखो मैंने आपको 2 तरीके के इंट्रो बता दिए। इंट्रो मैंने क्या किया, एक में लोक नृत्य की परिभाषा बता दी, और परिभाषा कोई रटी रटाई नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बस आपको ये देखना है कि परिभाषा में उसके मूल स्रोत आने चाहिए। दूसरा एक फैक्ट के द्वारा कर दे। फिर यहाँ पे लोक नृत्य के बारे में मैंने थोड़ा सा डायग्राम बता दिया, या फिर इस तरीके से सर्कल। जरूरी नहीं है कि आप इसमें यूपी का मैप भी बनाओ, मेरे हिसाब से आपको अगर लगता है तो बना सकते हो, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे एक मैंने कॉपी देखी थी, उन्होंने यूपी का मैप तो बनाया ही बनाया मेरे दोस्त, उसी यूपी के मैप में ही जो है कि सारी चीजें लिख लिख के खत्म कर दी। इसी में लिखने की क्या जरूरत थी यार, इसको थोड़ा बाहर करके लिख देते ताकि यूपी का मैप तो दिखता। आपने उसी के अंदर जो है कि पूरी पूरी कहानी लिख दी, जिससे मैप पता ही नहीं चला कि वो मैप भी है कि नहीं है, ठीक। तो ये गलती मत करो मेरे दोस्त। मैप अगर बना रहा हो तो प्रॉपर साफ दिखना चाहिए। आप मैप के बाहर बना सकते हो, जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मैंने यहां पे एक मैप बना देता हूं फॉर एग्जांपल, इस तरीके से ऐसे एक मैप बना दिया यूपी का। अब एक मित्र ने क्या किया, एक मित्र ने जो कॉपी में चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसी में जो है कि अवध के सारे नाम लिख दिए, यहीं पे पूर्वांचल के सारे नाम लिख दिए, यहीं पे ब्रज के पूरे नाम लिख दिए। ये गलत है मेरे दोस्त, आपको सीधे सीधे ऐसे बाहर लेना चाहिए कि अवध क्षेत्र के, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर दो। पूर्वांचल के लेने हैं तो पूर्वांचल का ऐसे करके नाम लिखो, फिर 1 2 3 4। अगर आपको ब्रज क्षेत्र के लेने हैं तो ब्रज क्षेत्र का ऐसे नाम लिखो, फिर उसके बाद 1 2 3 4 बाहर करके निकालो, ताकि मैप प्रॉपर सुंदर दिखना चाहिए। इसी में अगर सारी कहानी लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा भैया इनको कुछ आता नहीं है, इन्होंने बस उसी में घुसा दिया है। और इस तरीके से प्रॉपर पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे, 1 2 लाइन में लिखोगे, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत इन द सेंस कि आपको चीजें सही से प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कंक्लूजन। मैंने पहले ही बताया कि आप कंक्लूजन को लिखने के लिए क्या कर सकते हो कि 3 से 4 लाइनों का प्रयोग कर सकते हो, जो हमारे पास 200 वर्डों का क्वेश्चन है। आप जरा देखो यहाँ पे कितनी लाइनें यूज की गई हैं, 3 6 9 10 11 12 13 14। और अगर मैं हर लाइन में एक एक लाइन एक्स्ट्रा भी जोड़ दूं लगभग तो 18 19 तक करीब हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन देखिए भविष्यगामी होना चाहिए। अब यहां पे भविष्यगामी क्या हो सकता है, लोक नृत्य तो चले आ रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारे सामने, कि चुनौती ये है कि लोक नृत्य की परंपराओं को अब आप अगर देखोगे तो गांव में भी धीरे धीरे इसका विलोपन देखने को मिल रहा है, इसकी जो है कि खतरे देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसके सामने संकट आ गया कि आज इसके कलाकार नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये परंपरा खत्म होती जा रही है। पूर्वांचल में आज भी जाके देखो तो कजरी गाने वाले, बिरहा गाने वाले की संख्या धीरे धीरे खत्म हो रही है कि नहीं। पूर्वांचल के लोगों को पता होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्रों को लोगों को पता होगा कि अब जो है कि बुंदेलखंड में ये जो आपके जो नृत्य होते हैं, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, ये बहुत कम रह गए, बहुत ही कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन शैली परिवर्तित हो रही है। जीवन शैली में रोजमर्रा में क्या है कि बस पैसा कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। अब उसमें वो सुकून नहीं है जीवन में कि वो अपने लोगों के साथ मिलकर अपने लोक नृत्य को परंपरागत रूप से ले चले आगे। तो आज की जो जनरेशन आ रही है, आज की जनरेशन में ये चीजों के प्रति अभाव है, चाहे वो ज्ञान का अभाव, चाहे जागरूकता का। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है शहरीकरण, हर व्यक्ति शहर में भागना चाहता है। पूर्वांचल का व्यक्ति देखो दिल्ली जैसे, लखनऊ जैसे, नोएडा जैसे, गाजियाबाद शहरों में आ चुका है, और यहां आने के बाद वो अपने गांव समाज से कट गया है, अलग हो चुका है। तो यहां पे वो अकेले लोक नृत्य नहीं करेगा। इसका मतलब है धीरे धीरे पलायन हो रहा है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में विकास नहीं है, इस वजह से वहां के लोग भी पलायन कर रहे हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, और वहां के लोगों से अलगाव होने की वजह से लोक नृत्य की परंपरा को खतरा पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है कि उसको आगे ले जाने वाली कोई पीढ़ी नहीं है। तो यहां पे कंक्लूजन हमें इसके संरक्षण को ध्यान में रख के देना है, न कि इसकी विशेषताओं, क्योंकि विशेषता आपने मेन बॉडी में
बता दी है। अब ये चीज कैसे डेवलप होगी दोस्तों, ये चीज आपकी जब विस्तृत तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे, किसी अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, नॉलेज को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें आती जाएंगी। ये आपके अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो। सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर मैं आपको अगर कंक्लूजन लिख के दिखाऊं, हालांकि हो सकता है कुछ लोग इससे डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कंक्लूजन लिखने का प्रयास करना है कि कौन सा बेहतर लिख सकता हूं। तो चलो, बेहतर अगर हम लिखने की बात करें तो मैंने क्या बताई, एक समस्या शहरीकरण बताई, तो मैं इसी चीज को उठा सकता हूं समस्या के तौर पे कि शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव, आज हमारे यहां शहरीकरण की समस्या भी है, शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव से क्षेत्रीय लोक नृत्य की कला को संरक्षित, ध्यान दो, संरक्षित करने के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। अरे भाई, हमारा संस्कृति विभाग क्या करेगा उत्तर प्रदेश का, हमारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का कुछ तो करेगा ना, तो क्या करेगा, वो यही करेगा, ठीक है। और मैंने देखा कि कुछ बच्चों का क्या, लगभग मैक्सिमम बच्चों के कंक्लूजन केवल रटे रटाए पैटर्न पे सिंपल 2 लाइन कि उपयुक्त के साथ संरक्षित किया जा रहा है, उपयुक्त के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, बस कोई अपना आपने व्यू नहीं दिया। तो संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट एक बार खंगाल लेते, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं कि सारी चीजों को नकल करो, कहीं ना कहीं संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट खंगालते, देखते कि उसके लिए क्या प्रयास हो रहा है। समस्या मैंने बता दी कि शहरीकरण का बढ़ते प्रभाव से क्षेत्रीय लोक नृत्य की कला को संरक्षित करने के लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। अब मेरे पास 200 शब्दों की समय सीमा है, तो 3-4 लाइनों में लिख सकता हूं। अब यहां पे आप अपना सुझाव दे सकते हैं या प्रयास बता सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे करके आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं पॉइंट 1 में बताना चाहूं तो मैं क्या बताऊंगा कि नवीन लोक नृत्य को, मतलब नवीन कलाकारों, ठीक है, नवीन कलाकारों को प्रोत्साहित करना, नवीन कलाकारों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, प्रोत्साहन देना। साथ ही साथ इसमें क्या है, वित्तीय आवंटन करना, शोध करना, शोध एवं अनुसंधान, जैसे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं से तो हम पूछ सकते हैं ना कि इसको और कैसे बेहतर किया सकता है, शोध और अनुसंधान करना। साथ ही साथ इसमें और लिख सकते हो कि छात्रवृत्ति प्रदान करना, अगर हम छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे प्रॉपर तो इसमें नवीन कलाकार आएंगे। तो बस इतना ही आपको लिखना है। अब ये कंक्लूजन आप देख लो, और आप लोगों ने जो आंसर राइटिंग की उस कंक्लूजन को देख लीजिए। कंक्लूजन हमेशा भविष्यगामी होना चाहिए, अर्थात समस्याओं को डील करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने ऊपर व्याख्या कर दी और सारी चीज बता दी। थोड़ा सा कंक्लूजन बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो आप और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे, और डेली आप कुछ ना कुछ मेरे साथ सीख ही रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अब यहाँ पे कंक्लूजन का आपका एक नया डायमेंशन है कि हाँ सर ये तो बात सही कही। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, आपको एक बना बनाया मैंने रेडीमेड कंक्लूजन दे दिया। आप इस कंक्लूजन को जो आपकी जो यूनिट नंबर 4 या 5 है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, संगीत, भाषा, क्षेत्रीय कलाकार, ये सब, इन सब में आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इन सभी चीजों पे शहरीकरण का प्रभाव हो रहा है। इन सभी चीजों पे गौर से देखो तो शहरीकरण का प्रभाव इन सभी चीजों पे हो रहा है। इसी तरीके से मैंने आपको बना बनाया एक इंट्रो भी दे दिया। इंट्रो क्या दे दिया, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि लोक नृत्य की जगह आपको अगर पूछा है लोक संगीत, तो लोक संगीत भी तो लोगों के मन के भाव होते हैं, लोगों की संवेदनाएं तो होती हैं। संवेदनात्मक प्रदर्शनी कर सकते हैं, संवेदनात्मक प्रस्तुति को कह सकते हैं। तो 2-3 चीजों के लिए रटा रटा एकदम हो गया। और वहां पे भी आप संगीत नाटक अकादमी को रख सकते हैं कि लोक नृत्य या फिर लोक संगीत हो गया, भाषा हो गई, संस्कृति हो गई, इसके संरक्षण के लिए हो रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गई। तो इंट्रो भी आपको समझ में आ गया, मेन बॉडी भी आपको समझ में आ गई, स्ट्रक्चरिंग भी इसकी समझ में आ गई, और इस तरीके से हमने इसके कंक्लूजन को भी डील कर लिया कि कैसे इसके कंक्लूजन को हम भविष्यगामी बता सकते हैं कि जो समस्याएं आ रही है उनसे हम कैसे निपट सकते हैं और मंत्रालय के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आप भी इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो 8527594636 पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो वहां पे आपको मेरी टीम चीजों को डील कर देगी, बता देगी कि हाँ सर कैसे करना है ये सभी चीजों को।
ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। 8527594636 इस पे व्हाट्सअप कर लेना, क्योंकि हमारा एक पेड आंसर राइटिंग बैच चलता है जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन देते हैं, टॉपिक देते हैं, साथ ही साथ कॉपी को चेक भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं उसी कॉपी पे, और अगले दिन उस पे एक मॉडल आंसर के रूप में चर्चा की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।